देखो अब बात नहीं। चलिए मान लीजिए पुली का इस वाले हिस्से का x1 आया है, लूज हुआ है, और ये वाला हिस्सा बेटा कितना लूज हुआ है, ये वाला मान लो x2 लूज हुआ। समझ गए कि नहीं? तो पुली का जो सेंटर है ना वो कितना गया होगा, यही तो मुद्दा है। अरे भाई हाँ है ना? या कहूं कि ये टाइट हुआ है x1 और ये x2, एक ही बात है नहीं? अरे भाई क्लियर है? अगर ये टाइट होगा तो ऊपर जाएगा, लूज होगा तो कहां आएगा? नीचे आएगा। डन हुई बात? चलो तो अब ध्यान ध्यान से देखना, कुछ थोड़ा सा इस तरीके से सोच लो इस चीज को, ऐसे। और बीच में कौन है बोलो? ये कौन है? ये जीरो से। थोड़ा देखना, टेढ़ा बेटा है ना? बात नहीं होगी। ये पुली का एक हिस्सा है, ये कितना मूवमेंट आया इसका? ये कितना आया? जो बीच में है, प्लीज ध्यान दीजिए, क्या ये दूरी यहां से यहां तक की आर है? यहां से यहां तक की ये भी आर है? हाँ या ना? तो ये बीच में ये कितना होगा, ये तो हमें बताना है या कुछ और बताना है? बताओ। यही तो मूवमेंट ऑफ पुली है। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? ठीक है, बड़ा जूम करके बना दिया है, समझ गए कि नहीं? चलो तो एक्स पी बताना है आपको, तो देखो ध्यान से। देखो ये दूरी कितनी है बोलो जल्दी? x1 है या नहीं है? प्लस ये दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी कितनी होगी? हाँ नहीं, x2 माइनस x1 तो ये होगा ना? ये कितना होगा? x2 माइनस, हाँ सिमिलर ट्राइंगल लगा रहे हैं बेटा हम। ये y, ये दूरी r है और ये भी दूरी r है। चलो सिमिलर, अब ये एंगल कितना मालूम, थीटा? या सिमिलर ट्राइंगल लगा दूं, बराबर बाय, यही तो एक्स पी है, बोलो हाँ या ना? चलो अब सिमिलर ट्राइंगल लगाएंगे तो y अपॉन r बराबर x2 माइनस अपॉन 2r, r से r, तो y कितना आया? x1 प्लस x2 माइनस, एलसीएम एलसीएम लेना आता है? तो ये कितना आया? x1 प्लस, हाँ या ना? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी में रिलेशन, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो किस में आ जाएगा? हेंस प्रूव्ड। कोई समस्या? क्लियर है अब? अरे इस पॉइंट का आ गया, ठीक है, लिखने की जरूरत तो नहीं है। मैंने बोला तो था, या तो लिख ले या फिर दिमाग में तो था ही वो ना, वो तो बताया ही था उधर कुंडे में, नहीं बताया था? a1 प्लस a2/2 एवरेज ले दो बस, मास लेस लिए। क्लियर है? ऐसे है ना? चलो हटा दूं? बोलते भी नहीं हो यार, दिमाग में तो सेट हो ही गया ना? हाँ बस, रेडियस है दोस्त यार, रेडियस है भाई, इनके बीच की दूरी 2r है, ए आर और ए आर, बोलो ओके? ठीक है गौरी, चलिए बात नहीं, ये मास m है, यहां से मैंने खींचा है 3mg से। माधव रेडी है आंसर देने के लिए? हाँ जी ठीक है, a1 है इसका, थ्री एम एम, इसका एक्सेलरेशन है a2, ठीक? हाँ बता, a1 a2 में क्या रिलेशन होगा, या a1 कितना होगा और a2 कितना होगा, या दोनों सेम होंगे, या कौन ज्यादा कौन कम, बताओ जल्दी। देखिए पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहती है, तो इधर 3mg से खींच रहे हैं तो इधर भी टेंशन कितनी आएगी, और नीचे कितना लग रहा है बोलो? mg, तो 3mg माइनस mg, हाँ 3mg माइनस 2mg बराबर कितना आएगा? m इंटू ए, m इंटू ए,
ओ सॉरी एम जी आएगा, 3 mg माइनस एम जी बराबर, तो ये आया 2g। कितना आया बोलिए? 2g आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कौन लगेगा? 3 mg। अब क्या यहाँ पे देखो टेंशन 3 mg है क्या? नहीं है। यहाँ टेंशन 3 mg नहीं है। बात समझ गए ना? अंतर ये है। हाँ, नेट फोर्स तो बिल्कुल तूने सही बोला कि 3 mg माइनस एम जी 2 mg है, ठीक है। लेकिन एक बात तूने नहीं बोला, वो ये कि टोटल मास इस बार 4m हो गया है। पहले कितना था और इस बार कितना है? समझ गया कि नहीं? अंतर है या नहीं है यहाँ? ये तो सेम है पर ये सेम। हाँ, तो आंसर आएगा जी वाई। तो A1 A2 का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा? A1/A2 4:1। समझ गए ना? तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बच्चे लोग A1 = A2 लगा देते हैं, या रेशो पूछा जाए तो क्या कर देते हैं? 1:1, है ना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट हम लोग गलत कर बैठते हैं। तो गलत नहीं करना है यार। गलत क्यों करने का सिंपल चीजों को? चलो, क्लियर है ये चीज? क्या क्लियर है ये चीज? चलो एक और क्वेश्चन करें चुन्नू मुन्नू सा। थोड़ा ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। इससे एक मास यहाँ, इससे भी एक मास यहाँ, एक और मास यहाँ। ठीक है, ये जो मास है प्लीज ध्यान दीजिए, ये 2 kg है, ये 1 kg है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये मास कितना होगा, सो दैट, कौन सा दैट? सो दैट कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। एम कहां पे रहे? हिलना डुलना नहीं इसका अलाउ है ना, ये यहीं का यहीं रहे। समझ गए ना? चल, मैंने क्या बोला? फाइंड है, फाइंड एम सच दैट एम इज इन इक्विलिब्रियम। बता दो जल्दी से, एक आध और दे देते हैं। हम्म,
यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पुली का भी मास m है, ध्यान दीजिए ये सिस्टम कुछ इस प्रकार है, ठीक। यहाँ पे देख लो ये वेज फिक्स है, कुछ ये हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाया गया है। कैसा लगाया गया है? हॉरिजॉन्टली। इस जो भी वेज है उसके ये जो बेस है इसके पैरेलल कुछ ऐसे लगाया गया है। ये 10 kg है, ये 5 kg है। एक्सेलरेशन बताना है एंड टेंशन चाहो तो टेंशन भी बता देना, टेंशन, ठीक है। इसमें तो क्लियर है ही, मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। ये तो हमने सॉल्व कर लिया, जल्दी करो इनको। ये तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन था। इधर देखिए प्लीज, यहाँ ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे कितने से जा, ये तो देखो बेटा, अगर ये कहीं नहीं जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी कहीं नहीं जाएगा, तो ये पुली कहाँ कैसे हो गई, हैंग हो जाएगी वहीं की वहीं। तो पुली का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? इसका मतलब पुली रेस्ट पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी तो मतलब यहाँ पे ये बस ऐसे आएंगे जाएंगे, क्लियर है ना ये। तो इधर ये कितने से जाएगा नीचे, ए से ये कितने से ऊपर जाएगा, तो ए हमारा कितना आएगा 20 - 10, तो 10/3 इतना आएगा कि नहीं? कोई यहां तक समस्या तो नहीं? चलिए तो टेंशन निकालना है यहाँ पे टी, तो टी नीचे कितना लगेगा 10 न्यूटन। टेंशन कैसे लगाएंगे? टी - 10 बराबर m इंटू ए, तो उधर जाएगा तो टी कितना आएगा बोलो? 40/3 कितना आया? तो 40/3 यहाँ, तो इधर भी 40/3 इधर भी 40/3 लगेगा कि नहीं? क्लियर है ना? तो इधर 40/3 तो इधर कितना लगेगा भाई? हाँ 80/3 न्यूटन। तो इधर भी कितना लगेगा नीचे? 80/3। तो इधर ऊपर कितना लगेगा? 80/3। तो इधर 80/3 न्यूटन ऊपर है, तो नीचे कितना होगा? mg। कितना होगा ये? तो ये तो रेस्ट पे है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 80/3 बराबर m इंटू 10, तो 10 से 10, तो 8/3 kg। यही आया था क्या? चलो बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल लग रहा है ना, तो एक तो बेटा यहाँ पे mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा बोलो? mg का साइन कंपोनेंट। तो 100 का साइन कंपोनेंट आएगा ना, 100 का साइन 37 है, तो साइन 37 होता है 3/5, तो ये 60 न्यूटन लगेगा इधर। कितना न्यूटन? और ऊपर से ये भी तो आएगा कुछ, ये कितना आ रहा है? एंगल कैसे निकालेंगे? ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन तुम पूछते हो यार। देखो भाई ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है इसका बोलो? ये हॉरिजॉन्टल है तो ये एंगल कितना होगा भाई? कितना होगा? फिर 37, तो इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा? 20 का cos 37, तो 4/5 कितना आया ये? 16 न्यूटन। ये नीचे कितना लगेगा? 50। अरे भाई हाँ है ना। अब कितना हुआ टोटल? इधर हुआ 76, इधर 76 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन अपॉन टोटल मास 15, तो ये आ जाएगा ए। कितना आया ये? 26/15। चलो टेंशन भी निकाल लोगे ना, यहाँ पे कितना आएगा टेंशन ऊपर की तरफ? टी, तो टी माइनस, ऊपर जा रहा है ना ये तो, हाँ क्योंकि इधर जीत गया तो एक्सेलरेशन इधर आएगा, ठीक है। तो t - 50 बराबर m इंटू ए, m इंटू ए, यहां से निकाल लीजिएगा। चलो यहाँ पे आ जाए, ये तो बहुत सिंपल सा था ना बहुत। कितना आया? हाँ जी कितना आया? हाँ बिल्कुल यही सही है। देखो तो जरा एक बार, देखो ध्यान देना, यहाँ पे कितना लगेगा? mg। चूंकि ये रेस्ट पे तो ऊपर भी कहाँ आएगा? देखो ये तो दीवार तो चल नहीं रही है ना, अगर ये चल रहा होता तो कुछ बदलता ये टेंशन। तो इक्विलिब्रियम में तो नीचे mg तो ऊपर भी t, तो t भी mg के बराबर है। इस पुली का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो देखिएगा ध्यान से, नीचे इधर t लगा, इधर भी क्या लगेगा? t, और इधर कौन लगेगा? कैपिटल mg।
और ये स्मॉल एम जी, ये भी स्मॉल एम जी। तो बेटा टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना, कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी। तो कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी का होल स्क्वायर प्लस ये वाला एम जी का भी होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगा ऐसे, ये दोनों आए तो रिएक्शन ऐसे ही तो आएगा, ये रिएक्शन के बराबर आ जाएगा। जितना इधर लगेगा नेट उतना ही उधर कौन लगेगा, रिएक्शन। यही किया है ना, बहुत अच्छे। तो काफी आसान था, समझ गए ना। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, सुनो, ये टी तो √2t कर देते हैं एंगल 90 डिग्री, और इस खुद के इसके एम जी को भूल जाते हैं। कितने लोगों ने गलती की वैसे ईमानदारी से, अरे की तो होगी यार, ठीक है कि नहीं। यही तो गलती होती है। और नीट पीवाईक्यू है, वैसे ये होनी नहीं चाहिए। तुम लोग नीट पीवाईक्यू कई बार सॉल्व कर चुके होगे, और नीट पीवाईक्यू का क्वेश्चन है वापस से तुमसे गलत हो रहा है। इतना याद आ रहा है या नहीं आ रहा है कि नीट पीवाईक्यू है ये, कुछ याद नहीं आ रहा भाई। दूसरे पहले लॉ में ये क्लियर हो गया कि मास की चर्चा हो गई, और किसकी चर्चा हो गई कि अगर कोई रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा। इनर्शिया की चर्चा हुई, जिसमें इनर्शिया के 3 लॉ थे, याद है तीनों लॉ। कोई रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा अनलेस अनटिल उस पे कोई फोर्स ना लगे। लेकिन फोर्स वर्ड बोला ना मैंने यहाँ, तो फोर्स यहाँ डिफाइन हो गया कि फोर्स कुछ होता है, कितना होता है, क्या होता है, ये हमने क्या जाना, सेकंड लॉ में जाना। किस में जाना बोलो, सेकंड लॉ में जाना। सेकंड लॉ क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या डिफाइन किया था हमने, m इंटू वी। मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोशन को। क्लियर है ये चीज। जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका मास ज्यादा। क्लियर है ये। किसी की डायरेक्शन जब तक नहीं बदलेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। जब तक कोई बॉडी चलती हुई रेस्ट में नहीं आएगी जब तक उस पर कोई रिटार्डिंग फोर्स ना लगे। क्लियर है ये चीज। सेकंड लॉ ने हमें क्या बता दिया, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। क्या बता दिया, dp बाई dt। यहां से सॉल्व कर लेंगे। रिजिड बॉडी के लिए m इंटू ए, एंड वेरिएबल मास सिस्टम के लिए क्या देगा हमने, v रिलेटिव इंटू डीएम अपॉन। जो v रिलेटिव होता है वो किसके रेस्पेक्ट में होता है बोलो, जिस पे थ्रस्ट लग रहा होता है उसी के रेस्पेक्ट में। जो डीएम अपॉन dt है वो किस हिसाब से, मतलब उसका जो भी मान के चलो, डीएम अपॉन dt का जो वेलोसिटी होगा वो का जिस में से पेरेंट बॉडी में से जो इजेक्ट हो रहा होगा उसके रेस्पेक्ट में होगा वो वेलोसिटी, उसे हम बोल रहे हैं वी रिलेटिव। क्लियर है ये चीज। जैसे गन से निकलता है तो कौन सी वेलोसिटी होता है, मजल वेलोसिटी। रॉकेट से फ्यूल निकलता है, एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं ना, रॉकेट के रेस्पेक्ट में एग्जॉस्ट गैसेस की क्या वेलोसिटी है, ना कि ग्राउंड फ्रेम में। समझ गए कि नहीं। चलिए, तो इस वेरिएबल मास में हमने एक तो रॉकेट सिस्टम देखा था। रॉकेट सिस्टम में क्या लग रहा था, ऊपर की तरफ थ्रस्ट लग रहा था, कितना, वी रिलेटिव डीएम अपॉन dt माइनस एम जी बराबर एम ए। और एम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस था। कैसा था एम, वो कैसे निकालेंगे, इनिशियल मास माइनस डीएम अपॉन dt इंटू टी। अरे डीएम अपॉन dt एक सेकंड में खर्च होने वाला मास है, तो टी टाइम में कितना खर्च हो जाएगा, इंटू टी। इसको घटा देंगे स्टार्टिंग वाले में से तो इंस्टेंटेनियस मास आ जाएगा। ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा तो जी को क्या पुट कर देंगे, 0। कितना पुट कर देंगे, तनु पहले इधर देखो बेटा, इधर सुनो मैं जो बोल रहा हूं। चलिए, इसके बाद हम कहां पे आ गए बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ पे हमने देखा। अच्छा, एक दो एग्जांपल और लिए थे वेरिएबल में। हमने बुलेट का एग्जांपल लिया था। बुलेट पे हमने 1 सेकंड में एन बुलेट फायर करी तो एम एन वी फोर्स लगेगा गन पे भी और बुलेट पे भी। ठीक है। और जो गन पे और बुलेट पे जो शब्द बोले ये कहां से आते हैं बोलो, थर्ड लॉ से। कहां से आते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन का रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं, जो डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे, सेम नेचर के होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। क्लियर है ये चीज। चलिए, हमने एक एग्जांपल भी लिया था। एक बुक को टेबल पे रखा था, टेबल और बुक के बीच में लगने वाला नॉर्मल इक्विलिब्रियम में होने की वजह से mg के बराबर होगा। बट mg और वो नॉर्मल, जैसे ये जो बुक मान लो ये है तो इस पे जो mg नीचे लग रहा है, जो नॉर्मल लग रहा है, वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, समझ, इक्वल एंड अपोजिट भी है, बट सेम बॉडी पे लग रहे हैं और नेचर भी अलग अलग है। इस वजह से एक्शन रिएक्शन पेयर mg के लिए कौन एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, जो अर्थ के सेंटर पे mg लग रहा होगा। क्लियर है ये चीज। हाँ, कोई समस्या। हाँ, मेरे हाथ में और इसमें बॉक्स में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे थे इक्वल एंड अपोजिट, तो मेरा हाथ और ये दो अलग अलग बॉडी हो गए, तो एक्शन रिएक्शन पेयर
हो जाएंगे। ये क्लियर है ये चीज भाई, क्लियर है ये चीज। चलिए फिर यहाँ पे हमने और भी कुछ एग्जांपल लिए थे वेरिएबल मास के। क्या एग्जांपल लिया था? वाटर वाला। कौन सा लिया था? वाटर रिजेक्टिंग, पाइप से पानी निकल रहा था, रो ए वी स्क्वायर। डीएम अपॉन डी टी किसके बराबर आ रहा था? रो ए वी के। किसके बराबर आ रहा था बोलिए? रो ए वी इंटू वी रिलेटिव कर देंगे तो रो ए वी। अगर दीवार चल रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, सारे केसेस मैंने बता दिए थे। ठीक है, एक गेंद वाले केस भी बताए थे, ऐसे टिप का के ऐसे वापस किसी एंगल पे जाती है, हॉरिजॉन्टल से थीटा होता है तो 2mb cos थीटा, यही तो होता है चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, फ्रिक्शनलेस अगर दीवार है तो दीवार पे वाई डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम चेंज जो भी आएगा, मतलब वॉल के पैरेलल कुछ नहीं आएगा, दीवार के पैरेलल कोई मोमेंटम में चेंज जो भी आएगा दीवार के परपेंडिकुलर, हाँ या ना, जो वही तो मोमेंटम में चेंज आएगा। डिवाइडेड बाई टाइम कर देंगे, जो भी दीवार के साथ में टाइम के लिए कांटेक्ट में रही गेंद, हाँ या ना, तो वो क्या निकल जाएगा? एवरेज फोर्स। क्या निकल जाएगा? एक मैंने ये भी केस कराया था कि ऊपर से बॉल गिरती है h1 हाइट से और h2 हाइट तक जाती है वापस रिबाउंस करके, हाँ या ना, ये भी नीट में कई बार आ चुका है। इसके लिए भी मैंने स्टैंडर्ड लिखा दिया था कि बच्चे लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन भूल जाते हैं तो वो घटा देते हैं जोड़ने की बजाय। एक प्लस होगा तो एक, तो जब घटाएंगे तो जुड़ जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्लियर है ये चीज भाई, हाँ या ना। इसके बाद हमने एफबीडी खेला और एफबीडी में हमने देखा कि कांटेक्ट फोर्स को कैसे लगाते हैं। सब कुछ हवा में कर दो, कांटेक्ट फोर्स देगा, टेंशन फोर्स देगा। अरे भाई देखा कि नहीं देखा? समझ गए कि नहीं? एमजी कैसे लगता है वो भी देखा, और हमने ये भी देख लिया कि कैसे कैसे वो लगते हैं। क्लियर है ये चीज? जो भी कांटेक्ट फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर में होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, फिर हम यहाँ से जब एफबीडी से आगे गए तो हमने क्या देखा? एक इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम देखा। कैसा देखा? जिसमें सारे फोर्स एक प्लेन में लग रहे हो, 1 2 3 4 5 6 10 15, एक से तो इक्विलिब्रियम आएगा नहीं कभी, तो मोर देन वन ही होंगे फोर्सेस एक प्लेन में, हाँ या ना। अरे भाई प्लेन में ना हो, अदर प्लेन में भी हो मान लो, तो भी सब कट के उनका वेक्टर सम क्या होना चाहिए? सबका जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। वो एक पॉलीगॉन बना लें। क्लियर है कि नहीं? कैसे? तो उसका रिजल्टेंट का सम क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन वहीं पे मैंने एक लामीज थ्योरम बताई थी। लामीज थ्योरम में कंडीशन है कि तीनों फोर्स कंकरेंट होने चाहिए, और क्या होने चाहिए बोलो? कंकरेंट का मतलब है एक ही ऐसे, ये तीन फोर्सेस है ना, तो ये तीन फोर्सेस ऐसे 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 एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं है बोलो? ऐसे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर ये एफ बने तो इसके सामने वाला एंगल क्या था? ये थीटा वन। ये एफ टू है तो ये थीटा, ये एफ थ्री तो ये थीटा थ्री। तो लामीज थ्योरम कहती है कि अगर ये एक ही प्लेन में एक बॉडी पे लग रहे हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या क्या होगा बोलो? F1 अपॉन साइन थीटा वन बराबर F2 अपॉन साइन थीटा टू बराबर F3 अपॉन साइन। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं? दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं और दोनों को इक्वेट करके आंसर भी ले आएंगे। हमने इसमें वो एक रस्सी वाले क्वेश्चन लिए थे, रस्सी से मास टांग दिया था T1 T2। क्लियर है ये चीज? चलिए इसके बाद हमने देखा था वेज प्रॉब्लम, मतलब कॉन्टेक्ट वाले वेज प्रॉब्लम। वेज प्रॉब्लम, ब्लॉक प्रॉब्लम, ब्लॉक एंड ब्लॉक टच में थे कि नहीं थे? तो वो उसके प्रॉब्लम देखे। फिर हमने रस्सी वाले देखे कि रस्सी मास वाली होती है, वो एसेलरेट करती है, तो हर जगह पे टेंशन क्या आती है? अलग अलग आती है। इक्विलिब्रियम पे हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे ना, ठीक, समझ गए। उसके बाद फिर हमने क्या देखा बच्चों? बेज प्रॉब्लम देखा कल। फिर आज हमने सुबह क्या देखा? पुली प्रॉब्लम देखा। समझ में आ रहा है? और अब हम क्या देखने वाले हैं? स्प्रिंग प्रॉब्लम। समझ गए कि नहीं? ऐसे रूपरेखा दिमाग में बनी हुई है कि नहीं कि हमने क्या 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 सीख लिया है अभी तक हमने? ऐसे आपको पता होना चाहिए सब कुछ। समझ गए ना? जैसे इंडेक्स होता है ना कि ये ऐसे हर बार दिमाग में चेक बॉक्स टिक हो गया कि ये आता है, ये आता है, ये आता है, चलो ठीक, सब आता है अभी तक का। समझ गए? चलो आगे चलते हैं, स्प्रिंग पढ़ते हैं। अभी क्या पढ़ेंगे बोलो? स्प्रिंग। अब देखिए ध्यान से, स्प्रिंग में क्या है? देखिए बच्चों ध्यान देना, अभी मान लीजिए ये जो स्प्रिंग है ये अपने नेचुरल लेंथ पे है बच्चों। किस पे बताइए? ये अगर अपने ये नेचुरल लेंथ पे है तो इसमें जो खिंचाव या जो टेंशन होगी वो कितनी होगी बोलो? जीरो। कितनी होगी बोलो?
जीरो होगी। क्लियर है ये? और बेटा इसमें जब भी फोर्स लगते हैं ना वो लीनियरली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं? लीनियरली। अच्छा जहाँ इसमें एक और है, अगर आप इसके इस एंड को मान लो, ऐसे एक काम करते हैं, इसको अभी मैं इस एंड को क्या कर दूंगा, सपोज दैट फिक्स कर दूं। क्या कर दूं? अब इस पॉइंट को अगर मैं डिस्टर्ब करूंगा, अभी तो नेचुरल लेंथ पे, तो इसमें जो टेंशन है या स्प्रिंग फोर्स में कहूं वो कितना होगा बोलो? या टेंशन इन स्प्रिंग, क्या स्प्रिंग क्या कहूंगा? टेंशन, टेंशन इन स्प्रिंग बोलो वो कितना है बच्चा पार्टी? जीरो है। कितना है बोलो? जीरो है। जितना आप इसको खींचोगे क्या उतना ही टेंशन आएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि जितने से खींचेंगे उतना ही क्या आएगा? टेंशन। तो उतना ही उसके करस्पॉन्डिंग इसमें एक्सटेंशन आएगा और उतना ही कौन आएगा? स्प्रिंग फोर्स आएगा। ठीक है। अच्छा स्प्रिंग को आप कभी महसूस करना, जितना ज्यादा खींचोगे ना उतना मुश्किल खींचेगा। पहला एक्स अमाउंट आपने उसको खींचा, फिर अगला एक्स खींचो तो आपको डिफिकल्टी ज्यादा नजर आएगी। क्यों? ठीक है। देखिए अब ध्यान से, मैंने बोला कि अब आपने एफ फोर्स लगा दिया। कितना फोर्स लगा दिया? एफ। क्लियर है ये चीज? तो हमने ये देखा, नोटिस ये किया कि जो एफ फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू है बेटा क्या? एक्स। क्या है प्रोपोर्शनल? व्हाट इज एक्स? एक्स इज द एक्सटेंशन या कंप्रेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। समझ में आया? एक्स क्या बोलो? एक्सटेंशन या फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। कहां से है? मैंने मीन पोजीशन से नहीं बोला है, कहां से बोला है? नेचुरल लेंथ से। समझ गए कि नहीं? चलिए अच्छा एक माइनस और लगा रहा हूं मैं, पूछो क्यों? क्योंकि जिधर मैं खींच रहा हूं क्या स्प्रिंग उसके अपोजिट में खींच रही होगी कि नहीं खींच रही होगी? कि जो एफ ये एक्सटर्नल ने लगाया ना, स्प्रिंग किधर लगा रही होगी? सोचो इस पे फोर्स। भाई स्प्रिंग फोर्स तो इधर लग रहा होगा ना, तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या करेगा? एक्सटर्नल को अपोज। एक्सटर्नल को क्या करेगा बोलो? भाई नेचुरल लेंथ से जब भी आप स्प्रिंग को डिस्टर्ब करोगे तो स्प्रिंग हमेशा आपका अपोज करेगी। अगर नेचुरल लेंथ से आप कंप्रेशन में अगर कर रहे हो, कंप्रेशन मतलब नेचुरल लेंथ से कम कर रहे हो, तो स्प्रिंग किधर करेगी? नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करेगी, मतलब धक्का देगी तुम्हें वापस दूर। और अगर तुमने खींच दिया तो तब भी वो वापस नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करेगी, तो वापस अपनी तरफ खींचेगी। बोलो हाँ या ना? मेरी बात समझ गए कि नहीं? याद रखना हमेशा। अगर अच्छा यहाँ पे अगर एक्सटेंशन है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है बोलो? इधर। समझ गए? स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरफ। और अगर आपने ये एक्सटेंशन है, ये तो है ना, ये टेंसाइल फोर्स है मतलब खींचने वाला है। और अगर आपने कंप्रेस कर दिया तो हाँ आपने ऐसे फोर्स लगा दिया। क्लियर है ये चीज? और जब ऐसे फोर्स लगा दिया तब क्या होगा बताइए? हाँ तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी बच्चों? अपने से दूर, ऐसे दूर के भाग आती हुई स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगी। तो ये माइनस उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ये चीज? ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कितना आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स बताइए? हाँ जब भी ये स्प्रिंग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कितना आएगा? माइनस का। ये अच्छा याद रखिएगा, जो माइनस है हमेशा इससे अपन ये भी पता चल रहा है कि एक सेंट्रल फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? ये हमेशा एक सेंटर की तरफ लग रहा है। किधर लग रहा है बोलो? समझ में आ रही मेरी बात? मान लो यहाँ कहीं सेंटर है तो दबाओगे, बाहर खींचोगे तो इधर लगेगा, और दबाओगे तो भी इधर लगेगा, सेंटर की तरफ। ऐसा समझो आप। क्लियर है ये चीज? तो एक सेंट्रल फोर्स है ये। एक्स क्या है पहले बताओ मुझे? यहाँ पे लिख लिया आप लोगों ने? एक्स क्या है? एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन। एक्सटेंशन या कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है लिखना, ना कि मीन पोजीशन। याद रखिएगा ये चीज। पीछे तक दिख रहा है? सुनाई पड़ रहा है ये? ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आ गया। अब ये जो के है ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? समझ गए ना? ठीक है कि नहीं? स्प्रिंग का मटेरियल कैसा है, उसका डायमीटर कैसा, बहुत कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। समझ गए? मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरा इसका बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन पढ़ा था कि क्या होता है ये। क्लियर है? अब तुम तो बस इतना समझो कि ये लेंथ के ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है लेंथ के? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना छोटा स्प्रिंग होगा ना उतना खींचना मुश्किल होगा। समझे? एक बड़ी स्प्रिंग ले ली मान लो हमने, अब
बड़ी स्प्रिंग को खींचना बहुत आसान है, उसका एक टुकड़ा ले लो छोटा सा, उसको खींचना उतना ही मुश्किल होगा। मेरी बात समझे? अरे भाई हाँ या ना? अब ऐसा क्यों होता है, वो एक एक्सप्रेशन होता है, उस पर मैं जाऊंगा नहीं, बस इतना आपको बताना चाहूंगा कि स्प्रिंग में क्या होता है, ध्यान रखिए, जो के होता है जिसको अपन क्या बोलेंगे, के को बताइए फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हो, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस या और स्टिफनेस, इसके नाम है। तो याद रखना इसका क्या होता है काम, के इंटू इसकी खुद की जो नेचुरल लेंथ है एल, प्लीज ध्यान दें, नेचुरल लेंथ, कौन सी लेंथ, हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नेचुरल लेंथ कितनी है एल, तो के इंटू नेचुरल लेंथ ये हमेशा क्या रहेगा, इसका कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? अब आप काट भी दोगे ना इसे, मान लो इस ये यही स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, कितना है देखना, अब ये नेचुरल लेंथ है पूरी का एल, ठीक, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बोलो, के। अब मैंने इसके मान लो टुकड़े कर दिए, कुछ क्या कर दिए, टुकड़े, ठीक है, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, कितने भी कर सकता हूं ना मैं तो। अब बोलो कैसे कैसे करें टुकड़े, कोई रेशो बताओगे आप, या मैं L1 L2 ले लूं, L1 L2 L3, ठीक है ना, चाहो तो आप रेशो भी ले सकते हो कि x 2x 1 2 3 रेशो में तोड़ दिया, इसकी लेंथ Ly3 होगी, मतलब सॉरी x होगी तो इसकी 2x होगा, तो ये 3 है, कुछ भी ऐसे आ सकता है ना। अब इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो कितना होगा सोचो, K1, इसका कितना होगा और इसका कितना होगा, कैसे निकालेंगे, इस प्रॉपर्टी से, पूछो कैसे। अब देखो K इंटू एल हर स्प्रिंग के लिए, इसी का तो टुकड़ा है ये, तो इसके लिए जो कांस्टेंट है वो सबके लिए सेम होगा, सबके लिए कांस्टेंट। तो देखना ध्यान से, इसके लिए क्या है, इस बड़ी वाली के लिए K इंटू एल, छोटे वाली के लिए कितना होगा, K1 इंटू बराबर इसका कितना होगा, K2 बराबर ये कितना होगा, K3 बराबर में ये पूरा। अब बोलो समझ में आया? फोन को थोड़ा साइलेंट रखा करो यार, है ना। चलिए अब मुझे K1 निकालना है, कितना आएगा K1, यहां से बताओ ना कितना आएगा K1, K1 आ गया यहां से सॉल्व करने से, KLY L1 आया कि नहीं। अब बताओ L तो ज्यादा है और L1 कितना है, कम है, अरे बोलो, तो सोचो ये K1 ज्यादा आया कि नहीं आया K से, तो जितना छोटा होगा उतनी लेंथ कम होगी ये, तो उतना ये ज्यादा होगा, उतना ही ये ज्यादा होगा, क्योंकि L क्या है अभी हाल फिलहाल इस समय पे, बताओ L कितना है, K L1 प्लस L3 डिवाइडेड बाई L1, हाँ या ना, तो ये बहुत ज्यादा आ जाएगा, ऐसे K2 आ जाएगा बेटा, ऐसे कौन आ जाएगा, K3 आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। चलिए इसके बाद और देखिए आगे यहाँ पे, अब जो स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग के दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो आप स्प्रिंग को इसको और इसको साइड बाई साइड लगा सकते हो ऐसे, अरे भाई बोलो, या फिर इसको एंड टू एंड में कनेक्ट कर सकते हो, हाँ या ना, कर सकते हो कि नहीं। दो मेथड ही तो हुए इसको कनेक्ट करने के, कि सर काट पीट मचा दी, या तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन से, या फिर कौन सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसको बोलते हैं, बोलो सीरीज कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू, याद रखना, एंड टू एंड कनेक्शन। अरे ये उसमें देखा होगा ना, किसमें, रेजिस्टेंस वाले में एंड टू एंड अगर वायर को रखते हैं तो सीरीज में आता है, साइड बाई साइड रखते हैं तो रेजिस्टेंस पैरेलल में आते हैं, कुछ देखा है ऐसा। या दूसरी स्प्रिंग लगा दूं बेटा, इधर देखिए, ये मास m है,
एक बात बताइए, स्प्रिंग तो मासलेस है ना दोनों, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K1 और इसका कितना है बोलिए K2 है। अब लेंथ भी कुछ अलग अलग होंगी जो भी होंगी। अब मुझे तो ये बताइए इसमें एक्सटेंशन कितना आएगा और इसमें एक्सटेंशन कितना आएगा, सेम आएगा कि अलग आएगा? हाँ बेटा, हाँ अलग आएगा। तो सेम क्या होगा इन दोनों में? अरे सेम क्या होगा इनमें? हाँ फोर्स, बिल्कुल सही, फोर्स सेम होगा। क्या सेम होगा? इधर ये इक्विलिब्रियम में है तो नीचे कितना लगेगा सिर्फ, तो ऊपर भी कौन लग रहा होगा T, और इक्विलिब्रियम में होने की वजह से T भी कितना आ गया यहाँ mg। और हर स्प्रिंग में, दोनों ही स्प्रिंग में टेंशन कितनी है mg के बराबर। तो बेटा इसमें एक्सटेंशन कितनी आएगी मान लो x2, इसमें कितनी आएगी मान लो। तो याद रखना दोनों में जो चीज कॉमन है वो है टेंशन, इनकी रीडिंग इक्वल होंगी। लिख दूं ऐसे, रीडिंग ऑफ R1 बराबर R2 बराबर टेंशन। कोई समस्या? और वो किसके बराबर आया है यहाँ, mg के बराबर है। तो दोनों की रीडिंग इक्वल है। इसकी रीडिंग कितनी होगी बोलो, K1 x1, और इसकी कितनी होगी K2 x2 बराबर कितना होगा बोलो mg। तो यहां से x1 आ जाएगा और यहां से x2 आ जाएगा। समझ गए? कोई आपसे ये पूछे कि इस m का नेट मूवमेंट कितना होगा, तो x1 प्लस x2। ये क्लियर है या नहीं? अरे भाई हाँ या ना? तो ये टोटल मूवमेंट ऑफ ब्लॉक कितना होगा, x1 प्लस x2। ठीक है, और x1 और x2 यहां से सॉल्व हो गया जाएंगे। देख लो ध्यान से, कोई समस्या हो तो बताओ। चलो, अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में क्या होगा, बोलो क्या सेम होगा इधर? इसमें ये नीचे जब आएगा ना, जैसे यहां आया तो बेटा क्या सेम आया बोलो, इनमें दोनों में एक्सटेंशन सेम आया। क्या सेम आया बोलो, समझ गए ना? और एक्सटेंशन सेम आया तो टेंशन पक्का अलग अलग आएगा, टेंशन पक्का। और इक्विलिब्रियम में होंगे तो इधर कितना लगेगा बोलो, K2 x2, और इधर कितना लगेगा बोलो K1, और नीचे कौन लगेगा? अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो mg बराबर, अच्छा ये तो x ही है सॉरी, K2x और K1x, x तो सेम है ना, तो बेटा यहां से क्या जाएगा K2 प्लस K1x, इतना आ जाएगा। हाँ या ना? चल, अच्छा एक बात ध्यान से समझ पाओ तो समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, mg बराबर K इक्विवेलेंट इंटू x। अगर इसको एक स्प्रिंग से अगर मुझे रिप्लेस करना हो तो ये K इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा? होगा या नहीं? हाँ, तो एक रिलेशन तो ये बन गया, यहाँ से एक्सटेंशन भी आ जाएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि mg बराबर K इक्विवेलेंट इंटू x। तो K इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ जाएगा, जितनी भी स्प्रिंग होंगी उनका K1 प्लस K2 एंड सो ऑन, 3-4 होंगे तो 3-4। कॉमन होगा इनमें, याद रखना एक्सटेंशन कॉमन होगा, एक्सटेंशन या कंप्रेशन क्या होगा, कॉमन होगा। लिख लीजिएगा वो चीज। फोर्स दोनों में अलग अलग होंगे, फोर्स दोनों में। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने निकाला नहीं, वैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने क्या देखा अभी, ये टोटल x नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा ये, तो x बराबर कितना आएगा बोलो, x1 प्लस x2। हाँ या ना? अच्छा ये अपना टोटल x है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये एक ही स्प्रिंग होती तो उसके लिए कैसे लिखते हैं इसको बेटा, mg डिवाइडेड, फोर्स तो mg होता ना, mg डिवाइडेड बाई k, अरे यही तो लिखते हैं x। और यहाँ x1 कितना लिखोगे, देखो mg डिवाइडेड बाई k1। देखो x1 कितना आएगा यहां से, क्या आएगा, mg डिवाइडेड बाई k1 आएगा पीछे। थोड़ा रेस्पॉन्स किया करो यार, इधर 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 आ रहा है समझ में, इस जोन में गूंगे बन के नहीं बैठना है, नहीं आया दोबारा पूछो। तो इसको इससे इक्वेट करोगे तो कितना आएगा x1 बोलो,
एम जी वाई के वन। ऐसे ही यहां से इसको इक्वेट करेंगे तो x2 कितना आएगा, एम जी वाई, तो यहां पे पुट कर दो एम जी वाई के वन प्लस एम जी वाई के टू। ऑन कंपेयरिंग एम जी तो हट जाएगा, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू। तो ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस जैसे जुड़ते थे वो R1 प्लस R2 जुड़ते थे, उल्टा आ रहा है कुछ यहाँ पे। क्या आ रहा है, कारण है। अब मैं तो या रटने की कभी बोलता नहीं, लॉजिक से समझो। क्या इन दोनों को जोड़ने पे इनकी लेंथ बढ़ गई तो क्या स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, और कम कब होता है, जब पैरेलल में ऐड होती हैं चीजें। कम कब होता है, अब जैसे ही यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे जुड़ गई, बात समझेगी नहीं, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इनका के स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कैसे डायरेक्टली, और मुश्किल होगा ना खींचना, मुश्किल होगा खींचना, मतलब अपोज बढ़ रहा है, अपोज बढ़ रहा है मतलब के बढ़ रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए। सेम फोर्स पे जितना कम एक्सटेंशन आएगा उतना ही ज्यादा के होगा। सेम फोर्स अप्लाई करने पे जिस स्प्रिंग में 2 3 4 5 6 10 50 स्प्रिंग है, उन सब पे सेम फोर्स लगाया, जिसमें सबसे कम एक्सटेंशन आएगा उसका के सबसे ज्यादा होगा। समझ गए कि नहीं। तो इन दो को खींच पाना ज्यादा मुश्किल है, तो इसका के ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलो कुछ नोट करना चाहते हो फटाफट से नोट करो। चेंज तो इंपॉर्टेंट ये है, बस इतना हमें अभी और जानना है कि स्प्रिंग फोर्स कब सडनली जीरो हो जाएगा और कब सडनली जीरो नहीं होगा, बस इतना और समझा देता हूं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कल खेल लेंगे, ठीक। चलो तो देखो ध्यान से, ध्यान देना प्लीज, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। देखिए, अच्छा कोई आप में से कोई समझा पाएगा तो बता दो फिर। चलो यहां देखो, इन दिस सिचुएशन अगर मैं इसे खींचता हूं, प्लीज ध्यान दीजिए, और यहां पे ले आता हूं, तो यहां से यहां तक जाने में से फाइनाइट टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, यहां मीन पोजीशन है ना, तो यहां से मीन पोजीशन कहूं या नेचुरल लेंथ भी कह लूं, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई और फोर्स है नहीं, तो मीन पोजीशन वही होगी जहां नेचुरल लेंथ पे होगा ये, है ना। तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कैसा टाइम लगेगा, फाइनाइट टाइम। कारण है उसका, कारण ये है कि यहाँ एक्सटेंशन है तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, इधर एफ एस कितना लगेगा, तो ए कितना होगा इस समय, एफ एस बाई एम। अरे बोलिए, तो जो ए है ना, ये ए खुद फाइनाइट है, एक्सेलरेशन कितना है बोलो, फाइनाइट अमाउंट में है या नहीं है, तो टाइम भी फाइनाइट लगेगा एक लेंथ, फाइनाइट लेंथ पे, ठीक है कि नहीं। इस इन दिस सिचुएशन ओके। अगर मैं कुछ सिचुएशन ऐसी दे दूं तो कि एक्सटेंशन तो कर दिया, देखना थोड़ा सा, यहां से मैंने छोड़ दिया, लीव कर दिया, ये यहां पे क्या कर दिया मैंने, अब इस पॉइंट का जो मास है वो कितना है, 0। कितना है, फोर्स कितना है, एफ एस है अभी भी, अरे एक्सटेंशन थी ना एक्स, अरे बोलो, ठीक है, ध्यान देना। अब तो इसका जो फोर्स है इसमें एफ, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए डिवाइडेड बाई एफ एस अपॉन 0, तो एक्सेलरेशन कितना आया, इनफाइनाइटली लार्ज। ऐसे लिख दूं चाहो तो, अरे बोलो, इनफाइनाइटली लार्ज। बात समझ गए। तो टाइम कितना लगेगा इसको नेचुरल लेंथ तक आने में, 0। अरे एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है तो तुरंत नहीं पहुंच जाएगा वहां, तो इसमें जो टी लगेगा, ठीक है, नेचुरल लेंथ तक पहुंचने में, तो वो टी कितना लगेगा, 0 लगेगा। अब इनकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, इंपॉर्टेंट क्या होता है ये हमें पता नहीं होता, और जब ये नहीं पता होता ना तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो आप नोट डाल के क्या लिख सकते हो कि नेचुरल लेंथ, सॉरी स्प्रिंग अपना जो नेचुरल लेंथ है, मीन पोजीशन है, वो अचीव कर लेगा मे बी इन फाइनाइट टाइम। मे वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं बोलो, क्योंकि एक बार यहाँ फाइनाइट टाइम में लग रहा है और यहाँ पे टाइम ही नहीं लग रहा है, 0 टाइम। समझ गए ना।
जैसे एक्स, बेटा बस आखिरी है, ये नहीं पढ़ा रहा। अब यहां पे मान लीजिए ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा, ये m, ये 2m, ध्यान दीजिए। अब अगर ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे इसको काट दूं रस्सी, इसको स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग को काटने का मतलब बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ कि इस एंड को फ्री कर दिया तुरंत ही, तो तुरंत इस स्प्रिंग में फोर्स कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा? और अगर मैं इसको काटूं तो अच्छा इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, नीचे कितना लग रहा होगा, 3mg। अरे नहीं लग रहा होगा क्या? तो इस ऊपर स्प्रिंग में भी फोर्स कितना आ चुका होगा इस समय, देखो 2mg इधर बेटा है ना, और mg इधर, तो नीचे टोटल कितने mg हैं, तो ऊपर कितना mg आ चुका होगा, समझ गए ना? तो बेटा वो टेंशन किसके बराबर है, mg के बराबर है ना, ये तो इक्विलिब्रियम है ना, तो 3mg। अब ध्यान देना, केस 1 किसको काट दें, समझ गए ना? जैसे तुम इसको काटोगे, देखो ऐसे तुमने इसको काटा, अब इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है बताओ? इस वाले का तो देखो फोर्स है और मास भी है, फाइनाइट है, एक्सेलरेशन है या नहीं है? इसका मतलब सडन ये ऊपर जाने वाला, टाइम लगेगा इसको जाने में, तो इस इंस्टेंट पे तो यही का यही रहेगा ये, तो इसमें जो फोर्स है ये चेंज, इसमें अभी एक्सटेंशन जो है वो बदलने वाला, तो स्प्रिंग फोर्स भी बदलने वाला। इस समय स्प्रिंग भले ही ये काट दिया है, भले ही mg अब नहीं है, ये नीचे अपना बेचारा g से जा रहा होगा, कितने से जा रहा होगा, क्योंकि फ्री फॉल गिर गया ये तो, हाँ या ना? बट ये जो है ना ऊपर बेटा अभी भी कितने से खिंच रहा होगा, 3mg से खिंच रहा होगा, समझ गए? और नीचे क्या लग रहा होगा, मात्र, तो इसका जो a आएगा वो कितना आएगा बोलो, 3mg अपॉन, सॉरी माइनस 2mg अपॉन 2m, यही ना? तो एक्सेलरेशन आएगा gy टू अपवर्ड, और ये नीचे कितने से गिरेगा, g से डाउनवर्ड। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ये चीज? कोई समस्या यहां तक? तो ये एप्लीकेशन देखा आपने, इसका ही तो है ये डायरेक्ट एप्लीकेशन। अरे भाई हाँ या ना? समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छा अगले केस में मान लो इसे ही काट देते तो पूरा जी से गिरता है ये नीचे, तुरंत 3mg क्या हो जाता है इस स्प्रिंग को, 0, क्योंकि ये कौन सी सिचुएशन पे आ जाता, इस पे आ जाता। अब कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? अगर मान लो इसका रिवर्स केस होता तो 2m और यहां स्प्रिंग, यहां पे m, ठीक। अब वापस में यहां काटूं तो इसमें तुरंत फोर्स 0 हो जाएगा। अच्छा इसको काटूं तो ऊपर, तो सबसे पहले ये बताओ नीचे कौन लगेगा यहां पे, तो स्प्रिंग में फोर्स कितना आएगा, सिर्फ mg। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसका खुद का 2mg लगेगा कि नहीं, तो यहां पर टेंशन कितनी होगी, 3, लेकिन जैसे ही मैं काटूंगा टेंशन तुरंत 0 हो जाएगी, क्योंकि टेंशन में तो कुछ ऐसा होने वाला। तो अब देखना, जैसे ही मैंने ये काट दिया, ठीक है कि नहीं, काट दिया तो ये फ्री ऐसे हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, 2m। अच्छा नीचे वाले का कोई बताएगा एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका कोई एक्सेलरेशन बता दो, जैसे ये काटा मैंने, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, कोई बता पाएगा जल्दी? बिल्कुल सही जवाब। देखो इसका ये नेचुरल लेंथ अभी बदलने वाला, दोनों ही एंड पे मास है या नहीं है, अरे भाई दोनों ही एंड पे मास है या नहीं है? अगर दोनों ही एंड पर मास है तो इसको भी नेचुरल लेंथ पे आने में इधर से और इधर से फाइनाइट टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब सडन चेंज होने वाला। तो इस इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं तो अभी भी एक्सटेंशन जो यहां है वही रहेगी, तो जो फोर्स लग रहे हैं वो अभी भी, तो नीचे mg है तो ऊपर भी तो स्प्रिंग, अभी भी स्प्रिंग फोर्स कितना है बोलो, mg है, हाँ या ना? तो इसका नेट फोर्स कितना हुआ, 0, तो इसका a कितना आया, मतलब ये इस समय कैसा लगेगा, रुका हुआ सा यहीं की यहीं। जैसे तुमने काटा ना वैसे ही ये तुरंत मुंह नीचे की तरफ नहीं जाएगा, तुरंत तो ऐसा लगेगा वहीं वहीं हैंग हो गया, वहीं की वहीं। अरे भाई हाँ या ना? हाँ ऊपर वाले का क्या सीन है, नीचे 2mg लगेगा,
प्लस और कौन लगेगा नीचे, स्प्रिंग फोर्स, अरे वो तो लगेगा ना। तो टोटल कितना आ गया नीचे की तरफ, हाँ 2mg प्लस mg स्प्रिंग फोर्स हो गया ना ये वाला, अपॉन 2m बराबर a। तो जी टू कितना 3g/2 से डाउनवर्ड आएगा ये। तुमने ऐसे क्वेश्चन पहले देखे तो होंगे यार, लेकिन वो सॉल्व कहां से होते हैं बोलो। एक्चुअली में होता क्या कि हम लोग डायरेक्ट ये क्वेश्चन करते हैं, ये पता नहीं होता हमें, समझ गए ना, कि भाई इसको फाइनाइट टाइम लगेगा और इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और ये रियल कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, डायरेक्ट ये क्वेश्चन करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि बस याद सा कर लो इसको। मेरी बात समझ रहे हो ना। लेकिन अभी तो खोपड़ी में घुस गया ना, ऐसा क्यों हो रहा है ये तुरंत अपने नेचुरल लेंथ पे क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या हमें ये बात क्लियर है, ये कोई समस्या है इसमें, अरे भाई जोर से बोलो यार। चलो ठीक, चलो आज इतनी देख रहे, खुश रहो तुम। बेटा याद रखना, इसमें सडनली स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा, सडनली क्या हो जाएगा, Fs 0, बट इसमें ग्रेजुअली होगा 0, धीरे 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 धीरे। इसमें कैसा होगा, ग्रेजुअली धीरे 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 टेंशन 0 होगा या स्प्रिंग फोर्स 0 होगा। क्लियर है दोनों में बातें क्लियर। अभी बताओ वैष्णवी भी कोई समस्या तो नहीं, ठीक चलो। हाँ कौन सा, ये वाला, बेटा जैसे ही आपने ये काट, पहले तो इक्विलिब्रियम है, सब कुछ हैंग है, तो नीचे कितना लग रहा होगा, यहाँ mg, तो टेंशन भी कितना आ चुका होगा बेटा, mg के बराबर है ना, तो यहाँ भी टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा वापस से, तो यहाँ पे mg और ये वाला टेंशन वाला mg, तो टोटल कितना mg हो रहा होगा नीचे 3mg, तो स्प्रिंग ऊपर कितना लगाएगी बोलो 3mg। जैसे ही आपने इसको काटा तो वैसे टेंशन तुरंत 0 हो गई, तो तुरंत ऊपर की टी 0 हो गई, तो नीचे सिर्फ कौन बचा, इसका ओनली, इसमें तो बेटा ऐसे कट गया, तो ऐसे हो गया ना बेटा, तो ये तो हवा में हो गया, नीचे ऐसे ऐसे हो गया, तो ये तो जी से गिरेगा ना, किससे गिरेगा, जी से गिर गया। इस पे ये देखो, इसको फाइनाइट टाइम लगेगा नेचुरल लेंथ पे जाने में, तो इसमें अभी भी स्प्रिंग फोर्स होगा कि नहीं होगा, उतना ही होगा ना, तो कितना होगा 3mg अपवर्ड, और नीचे कितना होगा, टेंशन तो 0 हो गई 2mg, तो 3mg माइनस 2mg अपॉन मास, मास कितना है इसका 2m, तो कितना आया g/2, कैसा आएगा अपवर्ड, कैसा आएगा बेटा, अब बोलो, अरे भाई क्लियर है।